सभी को नमस्कार। आज का जो केस है यार टेंट क्राफ्ट भर्ती से संबंधित है और एक सिस्टम बताऊंगा मैं। और कई बार क्या होता है कति जीत्या हुआ केस खराब कैसे किया जाता है वो भी इस सारी वीडियो से पता चल जाएगा। साथ में बने रही हो, थोड़ी लंबी हो सके है पर जिसका इंटरेस्ट है कुछ सीखना है मन 1-1.5 घंटा इसमें लग गया समझण में, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि आप बनी की और क्यों बनी, जबकि ये सब कुछ हाथ में था। केस कति जीत गए थे, ऑर्डर हो गए थे एक तरह से, और सब कुछ एकदम से पलट गया। अब इसने मैं न्यू तो नहीं कहूँगा भाई किसकी गलती किसकी ना, क्योंकि वकीला था तो न्यू कहना भी जुर्म हो जाएगा थारी गलती है भाई, सुनते नहीं किसी की। ये सच है, भुगत भोगी। इसलिए एक 18/12/2023 को फैसला आया था भाई, 10-12 अपील थी। मामला था JRNU कैंडिडेट का, क्योंकि JRNU कैंडिडेट को नॉट एलिजिबल कर दिया था 14/11/2021 के रिजल्ट में, जबकि वो पूरी तरह से एलिजिबल थे और 2007 में एक केस जीत चुके थे सिंगल डबल सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट में तो एक्सेप्ट नहीं हुआ था इनके खिलाफ केस, यानी कि फैसला मान्य हो गया था भी JRNU वाले एलिजिबल हैं। लेकिन फिर वो अपना महकमा अपने सबने पता है, उसने बोल दिया कि ना डिग्री का फैसला आ गया, डिग्री का फैसला डिप्लोमे पर लागू क्यों करो, वो कर दिया। पर चलो इनके 2-3 साल और ख़राब कर दिए कैंडिडेटा के, और काफ़ी पैसा आर्थिक नुकसान देश का भी हुआ, सिस्टम पर भी हुआ, बोझ पड़ा केसा का। लेकिन यो 18/12/2023 को ये जो मैं केस दिखा रहा हूँ इनका फैसला आ गया। यो वो फैसला था, मैं थोड़ा सा डिटेल ही बताता जाऊँगा। इसमें इन्हें कह दिया अगर भाई इनको जो है ना पूरी तरह से वैलिड किया जाए और इनको ज्वाइनिंग दी जाए। रिजल्ट डिक्लेयर करके JRNU कैंडिडेट का अगर लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर है तो इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। 1 लाख का जुर्माना भी साथ में लगा दिया, जो कि PGIMR पे चंडीगढ़ में जमा होगा। यानी कि कुल मिला के इनके हक में फैसला आ गई है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है मैं मोटा मोटा बता दूँ, क्योंकि कई केस दिखाने हैं। सब ने पता है 18/12 को JRNU का फैसला आ गया, तो उसमें कोर्ट ने कह दी थी पूरी तरह एलिजिबल है, इनका रिजल्ट डिक्लेयर करो। और अगर लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर है इनके उस कैटेगरी में, रेस्पेक्टिव कैटेगरी में, तो इनको जो है ना ज्वाइनिंग दी जाए। रिजल्ट रिवाइज के ऑर्डर हो गए, लेकिन भाई वो रिजल्ट रिवाइज आज तक ना हो लिया, 1.5 साल हो लिया उन बातों में। ना इन कैंडिडेट ने न्यू पता चलिया खरा होया कि रिजल्ट रिवाइज क्यों ना होया, कित गए। कुछ कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिल चुकी है JRNU के, जो ऑलरेडी रिजल्ट में थे, लेकिन अब थे तो इसने न्यू क्यों लिखा था JRNU नोट एलिजिबल है, जबकि उनका रिजल्ट आउट कर रखा। कुछ कैंडिडेट 1-2 कैंडिडेट ना मैं जानू भी हूँ और उनको ज्वाइनिंग भी मिल गई। 6 या 7 कैंडिडेट मेरी नॉलेज में आए हैं जिनको ज्वाइनिंग दे दी JRNU का। अब वो साथी पूछे जाए क्या मामला है, लेकिन बाकी साथियों ने सोचा भाई इस पर कुछ कार्रवाई करें। रिजल्ट तो ना आइए चले गए भाई कंटेम्प्ट में। यो कंटेम्प्ट में इतना स्ट्रा ऑर्डर हो गया था इनके पक्ष में, सब कुछ पक्ष में आ गया था कति। He further points out that at the time of declaration of rescheduling of merit list on 26/12/2022, 26/12 को 2022 को आया था भाई लो मेरिट 178 का रिजल्ट। The result of the petitioners was kept on hold on account of despite pending consideration before this court in relation to a diploma, and the said writ petition came to be allowed in favor of petition only on 18/12/2023। यानी इनका कहना है कि भाई 26/12 ने जब रिजल्ट कराया था इन पिटिशनर का रिजल्ट रोक लिया। जो ये अर्चना ये है जो कंटेम्प्ट में गई है, अर्चना अनीता के नाम से केस है। तो भाई वो मैं केस नंबर भी बता दूँ, किसी भाई ने नोट करना हो तो 27-175 और 27-058/2022। ये ने कह दिया कि भाई हमारे को 26/12/2022 के रिजल्ट में काउंट नहीं किया, क्योंकि हमारा मामला पेंडिंग था डिप्लोमे का, जिसका कि वैलिडिटी मिली 18/12/2023 को। After almost a year of the declaration of the result, and for the said reason only the name of the petitioner, though she having secured 122 mark, क्योंकि इसके 122 नंबर है, much more than the cut off of 110 was never considered। जबकि जो 26/12 का रिजल्ट था लोमेट का, उसकी जो जर्नल की कैटेगरी की थी वह 110 थी, हाइएस्ट मतलब लोवेस्ट मिनिमम जो आगे थी कट ऑफ। तो इसका कहना है कि भाई मेरे 122 थे, लेकिन मेरा उस टाइम केस पेंडिंग था और 110 वाले को नौकरी दे दी, मेरे को नहीं दी। अब कोर्ट क्या कहती है, आई हैव लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड गोन थ्रो
दी पेपर वर्क। अभी मैंने जो है ना पिटिशनर के वकीलों को सुना है और इस पेपर वर्क को पूरी तरह से जांचा है। द एक्सप्लेनेशन रेंडर्ड बाय द रेस्पोंडेंट नंबर 1 डज नॉट अपीयर टू बी रीजनेबल, यानी HSSC ने जो भी एक्सप्लेनेशन दी है वो रीजनेबल नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। एंड रादर ऑन द कंट्रेरी इट रिफ्लेक्ट्स apparent interference in the course of administration of justice amounting to willful neglect towards the specific and categoric direction issued by the writ petition by its order dated 18/12/2000। यानी क्या कहना है कि भाई ना कि रीजनेबल है बल्कि इन्होंने जो न्यायोचित का जो रास्ता उसमें भी बाधा डाल रहे हैं और नेग्लिजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। 18/12/23 का ऑर्डर जानबूझ के लागू नहीं कर रहे, जिसमें कि वेयर बाय द रेस्पोंडेंट वर डायरेक्टेड टू कंसीडर द पिटिशनर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, जिसमें कि रेस्पोंडेंट को ऑर्डर किया था कि भी कैंडिडेट को एलिजिबल माना जाए, डिक्लेयर है और उसका रिजल्ट घोषित किया जाए। इन केस सिक्योर मोर मार्क्स देन द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट टू ग्रांट अपॉइंटमेंट विद ऑल, अगर उसके नंबर आखिरी कैंडिडेट से ज़्यादा हैं तो सारे कॉन्सिक्वेंशियल जितने भी बेनिफिट हैं वो दिया जाए। विजिबल अब कोर्ट क्या कहता है कि साफ दिख रहा है द पिटिशनर सिक्योर्ड 122 मार्क्स वेयर एज द कट ऑफ अंडर जनरल कैटेगरी इज 1110, यानी कि साफ दिख रहा है पिटिशनर के 122 नंबर है, कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी है वो 110 है। सटिल द पिटिशनर हैज़ नॉट बीन रिकमेंडेड एज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट, तब भी जो है ना कैंडिडेट को जो है ना अपॉइंटमेंट नहीं मिली। अकॉर्डिंगली द चार्जेज अंडर सेक्शन 10 and 12 of the contempt of court 1971 are hereby formulated against रेस्पोंडेंट नंबर 1, यानी HSSC का जो सेक्रेटरी था उसके खिलाफ ये चार्ज इसमें लगा दिए। यानी यहाँ तक वकील बहुत बढ़िया चल रहा था भाई, तक मुद्दा ऐसा पकड़ लिया वो 26/12 वाला रिजल्ट ठा लिया, जबकि वो 178 पोस्ट लो मेरिट की थी वो 816 से बाहर निकाल दी। लेकिन ये शरणपत थी, ठीक थी, यहाँ तक मैं सही मानू हूँ। अभी उस रिजल्ट को उठा लिया कि मेरा उस रिजल्ट में घोषित नहीं किया और वह कट ऑफ, हालांकि कट ऑफ जनरल की 142 मानी जाएगी, 110 नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो पोस्ट जो 178 वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सक्लूड कर रखी है। अब उसमें क्या कह दिया, एट दिस स्टेज रेस्पोंडेंट नंबर 1 हु इज प्रेजेंट इन पर्सन प्रेज फॉर 8 days टाइम, तो जब रेस्पोंडेंट नंबर 1 था वो कोर्ट में प्रेजेंट था, उन्हें 1 दिन का टाइम मांग लिया टू रिकन्सिडर द एंटायर इशू, सारे इशू को फिर देखने के लिए। लिस्ट ऑन 3/12, यानी कि 3/12 का अगले दिन की डेट दे दिया, 2 तारीख की बात सभी नीचे स्क्रीन पर देख सको हो। और अर्जेंट लिस्ट में दे, क्योंकि यहाँ पर जज का क्लियर माइंड था भाई इनके साथ गलत हो गया, और उसमें ऑर्डर कर दिया रेस्पोंडेंट नंबर 1 शैल रिमेन प्रेजेंट इन पर्सन ऑन द नेक्स्ट डेट। लेकिन यहाँ पर आता है फिर कोर्ट का सिस्टम और वकीला का सिस्टम। इन्होंने ये कहना वकील जेवड़ी का सांप बना दे, वो सांप बताऊंगा कैसे बना। यहाँ से इन्होंने क्या किया HSSC ने, मैं हालांकि किसी का आलोचना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ HSSC चली गई भाई अपील में, कंटेम्प्ट के खिलाफ अपील में चली गई डबल बेंच में। ये डबल बेंच का ऑर्डर आ गया भाई, ये आप देख सको इसमें, ये 4 तारीख का ऑर्डर, 2 का वो ऑर्डर था, अगले ही दिन 3 ने ये कोर्ट में चले गए डबल बेंच में, 4 ने इसकी सुनवाई होगी भाई। अब इसमें क्या किया गया कि इसमें इनको जो है ना इन द एडजन कर दिया 12/12 को, और इन द मीन टाइम टिल फर्दर ऑर्डर द ऑपरेशन ऑफ द इम्पंक्ट ऑर्डर डेटेड 2/12/2024 शैल रिमेन स्टेड। इसमें क्या कराया कि इस दौरान जो है डबल बेंच ने 2/12 का जो मैंने पीछे डिसीजन बताया है उस पर जो है ना स्टे कर दिया, शैल रिमेन स्टेड एंड फर्दर प्रोसीडिंग आर आल्सो बी स्टेड टू बी लॉन्चड, यानी कि सारे केस पर स्टे कर दिया, केस चला गया एक तरह से डबल बेंच में। सारी चीज़ें करके इसमें नेक्स्ट डेट लगा दी 12/12। अब क्या होता है यहाँ पे सीन पलट गया, इसमें सटे होते और राजेंद्र कंटेम्प्ट, हाँ 1 मिनट, वो कहाँ गया ऑर्डर, ढूंढ रहा हूँ भाई मैं, इसको मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ जी, यो मिल गया। ये 9 तारीख को यही अर्चना सहरावत COCP 822 की जब सुनवाई हुई, इसमें क्या कह दिया इन्होंने, यहाँ से इनका सारा सिस्टम खराब हो गया। लर्न स्टेट काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द रेस्पोंडेंट्स इन्फॉर्म दैट द ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर डेटेड 2/12/2024 अलॉन्ग विद फर्दर प्रोसीडिंग इन द प्रेजेंट केस हैज़ बीन स्टेट वाइड ऑर्डर डेटेड 4/12/2024,
यानी कि इन्होंने बताया कि भाई 2/12 का जो ऑर्डर था उस पर स्टे कर दिया है 4/12 के ऑर्डर के तहत। ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ द कोर्ट इन्होंने अपील बियरिंग CACP 44, यानी इसमें जो है ना विनय कुमार जी कोर्ट में चले गए थे और उस पर स्टे हो गया। इन व्यू ऑफ द अबव, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर डज नॉट प्रेस द प्रेजेंट पिटिशन एट दिस स्टेज। अब यहाँ पे इनके वकील साहब के कहते हैं कि इस सिचुएशन को देखते हम इस प्रेजेंट पिटिशन को विड्रा करना चाहते हैं, आगे नहीं लागू करना चाहते। हाउएवर, और उसके बाद सीक्स लिबर्टी टू रिवाइव द प्रेजेंट पिटिशन, और यहाँ पे कह दिया कि भाई साथ में उनको लिबर्टी दी जाए कि वो दोबारा इस अपील को लगा सके, सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द अफोरसेड CACP। और साथ में इसको कह दिया कि भाई CACP नंबर 44 जो विनय कुमार जी की है उसका जो फैसला है उसके बाद ये इसको रिवाइव करने की इनको आज़ादी दी जाए। डिसमिस्ड एज नॉट प्रेस्ड विद द अफोरसेड लिबर्टी, तो इस केस को जो है ना डिसमिस कर दिया इनके को, क्योंकि विद लिबर्टी, लेकिन इसमें इनको लिबर्टी दे दी। अब क्या होता है, अगला सीन कैसे बदलता है देखना। ये आ गया भाई, एक मिनट कौन सा 4 दिसंबर, हाँ 29 को फिर डबल बेंच में फिर केस गया। अब देखो यहाँ पे इनके साथ के बनी 29 ने जो कोर्ट का ऑर्डर बताऊँ क्योंकि लंबी वीडियो होने लग रही भाई। परिणाम स्वरूप देयर बाइज नथिंग सर्वाइव्स इन दी कंटेम्प्ट अपील्स। अब क्योंकि इन्होंने नो को वापस ले ली, अब 20 दिन बाद डबल बेंच में सुनवाई हुई CACP की, COCP तब वापस ले ली और CACP की सुनवाई हुई डबल बेंच में। देयर फॉर उन्होंने कहा कि कंटेम्प्ट पिटिशन में कुछ नहीं बचा, एज दी सेम आर डिक्लेयर्ड टू एज सच बिकम रेंडर्ड इन फ्रूक्सिस, क्योंकि निरर्थक बनी गई है क्योंकि इन्होंने खुद ही अपनी अपील वापस ले ली है। अब जिस केस के खिलाफ अपील में गए वो मेन केस से विड्रा कर लिया तो अपील क्या की रहेगी, तो जाहिर सी बात से अपील भी खत्म हो जाएगी। यानी यहाँ पे HSSC को पूरी तरह से फ्री हैंड मिल गया। अगर उनके खिलाफ केस किया वो अपील में गए, उड़ा स्टे हो गया, सटे होते तरली पार्टी ने अपना केस विड्रा कर लिया, विड्रा करते वो सारा मामला खत्म हो गया। हाउएवर द लिबर्टी एज देयर बाइज बिकम ग्रांटेड टू द प्रेजेंट रेस्पोंडेंट thus to revive the contempt petition is declared to be ill granted liberty। इन्होंने तो मांगी थी कि भाई CACP का फैसला हो तब तक हमें आज़ादी दी जाए हम दोबारा, लेकिन उस डबल बेंच ने क्या कह दिया भाई इल ग्रांटेड। इल ग्रांटेड का मतलब हो गलत आज़ादी दे दी गई, इनको आज़ादी नहीं दी जानी चाहिए थी, जबकि इसमें पूरे ऑर्डर हो गए थे। तो डबल बेंच ने सटे तो कराया था, फैसला थोड़ी करा था, इन्होंने विड्रा नहीं करनी चाहिए थी और कह दिया इल ग्रांटेड लिबर्टी है एज ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल पासिंग ऑफ कंक्लूसिव एंड बाइंडिंग वर्डिक्ट्स अपॉन, क्योंकि इसमें जो है ना काफ़ी बड़ा ऑर्डर आ चुका था और फैसले पर थी बात। द रेट पिटिशन सप्रा फाइल्ड बाय द प्रेजेंट रेस्पोंडेंट ने जो है ना वेयर बाय द पासिंग ऑफ द रिजेक्शन ऑर्डर बिकम चैलेंज बिसाइड द इन केस द सैड वर्डिक्ट इज इंटेंसली एंड विलफुली डिसओबेड। जबकि इसमें ऑर्डर कर दिया था सिंगल बेंच ने कि जो ऑर्डर है वो जानबूझ के डिसोबे किया गया है, यानी इनके हक में था JRNO क्या में। 10 देयर अपोज आफ्टर द रेस्पोंडेंट कुड फाइल ए कंटेम्प्ट पिटिशन, क्योंकि रेस्पोंडेंट यानी HSSC ने कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल कर दी। हाउएवर इन द कंटेम्प्ट पिटिशन बेंच येट प्री कंसीव्ड दैट देयर वुड बी बट, यानी यहाँ पे हमने कोई फैसला कोर्ट करे, हमने कोई फैसला थोड़ी करा था, हमने सिर्फ फैसले पर स्टे किया था। बहस करते निचली कोर्ट की बहस होती, यहाँ भी होती, दोनों जगह। इसको मतलब कहने का मतलब ये वापस नहीं लेना चाहिए था। कंडक्ट इंडल्ज इनटू एन इंस्टेंट ऑफ द प्रेजेंट एपिलेंट बट बिकम्स रादर एन इल कंसीव्ड नोशन, यानी कि इल कंसीव्ड नोशन हो जाता है भाई अशुभ लक्षण है कि आप ऐसे कैसे वापस इसको ले सकते हो। also makes the said granted liberty to be ill founded, और गलत तरीके से जो है ना या स्थापित कर दिया आपने, डिस्पोज ऑफ और अकॉर्डिंगली। अब कहने का मतलब कि 29 को ये केस पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, यानी सब कुछ हक में आ गया था, HSSC फंस गया था, क्योंकि जाहिर सी बात से सिस्टम के अनुसार 110 भी मानी जा सका है और 142 भी। अब आप सबको पता है एक पॉइंट उठाया जा रहा है और 16,273 जो नीलम रानी वाला केस, नीलम वाला केस हो पेंडिंग भी है, इसी मुद्दे पे है। अब यहाँ पे किसी को जवाब नहीं समझ में आ रहा,
इसलिए मैं यूँ कह रहा हूँ भाई वो केस डबल में भी जाएगा, सुप्रीम में भी जाएगा, इतनी जल्दी इसमें कुछ नहीं होगा। जैसे वो JRNU वाला आ गया, लेकिन यहाँ पर देखो मुझे पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी बहस में नहीं घुसूंगा ना और कुछ। यहाँ पे मेरे ख्याल से वो केस वापस नहीं लिया जाना था, जो अपील थी इनकी COCP 822 और 825, वो लागू रखनी चाहिए थी, इस फैसले पर जाना चाहिए था। लेकिन पता नहीं इन्होंने ये विड्रा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, सटेत होया था, कौन सा केस जुल्म होया था, लेकिन इन्होंने विड्रा करके बस ये यहाँ पे मेरे ख्याल से गड़बड़ कर दी। क्योंकि अब वहाँ से भी वो कह रहा, जो लिबर्टी थी वह भी गई, क्योंकि इसमें इन्होंने लिबर्टी मिल गई थी, ये डिसमिस्ड एज नॉट प्रेस्ड विद द अफोरसेड लिबर्टी, अब वो लिबर्टी भी इलमेनर्ड घोषित होगी, तो अब इनके लिए रास्ता बहुत मुश्किल हो गया। तो यहाँ पर बात कहने की कि है एक शाना वकील न्यू जरूरी हो जाए है। यहाँ पर अगर समझदार आदमी होता या राय ले करते, देखो मेरा पर्सनल व्यू जो है, और कोर्ट ने भी यही कहा है, अगर जब आपके ऑर्डर हो गया है तो आपने विड्रा क्या दी कर ली भैया, और क्या की लिबर्टी है, तो इलमेनर्ड है न्यू, तो आप फिर के कोर्ट मान खड़े हो गए। एक तरह से कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करी है। अगर जब आपके पास ऑर्डर करने लग रहे हैं, सिंगल बेंच ने आपके पक्ष में ऑर्डर कर रखा है, सबको खड़ा कर दिया, हमने सिर्फ उसको स्टे दिया था HSCC के, आपके ऑर्डर पर हमने कोई फैसला नहीं किया था, ये कोर्ट कह रही है। ये ऑर्डर ने अगर ब्रीफली समझोगे और पढ़ोगे, मैं तो 1.5-2 घंटा ये सुबह उठ के पढ़ा है तब समझा। तो उन्होंने कहा है अगर हमने आपके ऊपर कोई फैसला थोड़ी किया था ना, आपके अगेंस्ट गए थे हम, तो आपने एक तरह से कोर्ट का टाइम खराब कर दिया यो इतना, इसलिए वह जो है ना लिबर्टी भी इलमेनर्ड मानी गई है। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि है भाई, चीज़ें ठीक ठाक थी, लेकिन सिस्टम के अनुसार ना चलकर, समझदारी से ना चलकर, सारा सिस्टम जहाँ खड़े थे ना वहीं आ गए, और वह जो लिबर्टी मिल रही थी कंटेम्प्ट की वह भी गई। अब आता हूँ मैं 18/12 का जो ऑर्डर हुआ था, ये ऑर्डर था भाई, इसमें जो है ना रिजल्ट रिवाइज के ऑर्डर हुए थे, लेकिन रिजल्ट रिवाइज भाई होया ही नहीं, ना कदे को ऑर्डर आया। हाँ 5-7 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग जरूर मिली है, क्योंकि उनका रोल नंबर ऑलरेडी रिजल्ट में था। वो क्यों था, वे कैंडिडेट बेहतर बता सके, या भाई कोई कमेंट करके बताइए किसी को पता हो तो। तक वो कितने थे, अगर नॉट एलिजिबल थे तो उनका नाम क्यों करा गया, और उनको ज्वाइनिंग मिली है तो वो लिस्ट कहाँ से आई, या कोई रिजल्ट रिवाइज हो, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट को कन्फ्यूज़न हो रही है। बाकी देखते हैं, इसका मैं डिटेल में और पढ़कर अगली वीडियो में बात करेंगे भाई। धन्यवाद।